अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अरसलान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं CSS PMS गाइडेंस। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रूसो यूक्रेनियन इशू। दोस्तों, ये इशू जो है वो दुनिया में एक नहायत तेज़ी से पावर पकड़ता हुआ इशू है। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक टेरिटरियल जो है वो तनाज़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है। और बेसिकली रशिया जो है, इसके पीछे रशिया का जो मकसद है वो है इस एरिया के अंदर, यूरोप के अंदर मोस्टली पावर गेन करना, ईस्टर्न यूरोप के अंदर। दोस्तों, यूक्रेन की जहाँ तक बात की जाए तो ये सोवियत यूनियन की एक साबका कॉलोनी में से एक है, जो कि 90s के इरा में 1991 में आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन जो है उससे एक सेपरेट हुई थी। और उसके बाद जो है इनके दरमियान, रशिया और यूक्रेन के दरमियान बहुत सारे ऐसे मामलात आए हैं जिनमें इनके ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ भी आए हैं, लेकिन इनके दरमियान जो है रिलेशंस जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी गए हैं। दोस्तों, 1990s के बाद, इरा के बाद जो 2022 तक, अब तक जो है इनके दरमियान बहुत सारे इख्तलाफात जो है इस चीज़ के ऊपर हो चुके हैं। इनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो 2014 का यूक्रेनियन रेवोल्यूशन है। दोस्तों, ये रेवोल्यूशन जो है मेनली दो पार्टीज़ की वजह से फॉर्म में आया था, जो कि डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल रिपब्लिक की वजह से, यानी DPR और LPR की वजह से आया था। दोस्तों, ये दोनों ऐसी प्रो रशियन पार्टीज़ हैं जो कि यूक्रेन के अंदर इनकी टेरिटरीज मौजूद हैं और यूक्रेन के अंदर रहते हुए ये रशिया को सपोर्ट करती हैं और यूक्रेन से अपनी अलहदगी को जाहिर कर चुकी हैं हालिया। दोस्तों, सबसे पहली बात जो है, ये इशू स्टार्ट कहाँ से हुआ इसका मैंने आपको हवाला दिया, ठीक है। और इसके बाद आपको याद होगा कि रशिया ने 2014 में क्रीमिया को अपने साथ मिला लिया था। ठीक है, यही दोस्तों, इसी रेवोल्यूशन के बाद, 2014 के इसी रेवोल्यूशन के बाद रशिया ने क्राइमिया को अपने साथ एनेक्स कर लिया था, ठीक है। और मैंने आपसे डिस्कस किया कि इसकी दो मेजर पार्टीज़ जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रही हैं, एक DPR और एक LPR। ये DPR और LPR है क्या? ये बेसिकली डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक एक ऐसी पार्टी है जो कि ईस्टर्न यूरोप के अंदर और स्पेसिफिकली यूक्रेन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। डेनिस पुशलिन इसका हेड ऑफ स्टेट है 2018 से लेकर, और इसकी आबादी इस स्टेट की जो है वो 24 लाख के करीब है, ऑलमोस्ट 2.4 मिलियन है। ये प्रो रशियन जो है वो सेपरेटिस्ट है, ठीक है, जो कि यूक्रेन से अपनी सेपरेशन जो है वो जाहिर कर चुके हैं और इनको जो है रशिया बैकअप दे रहा है, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, डिफेंस के हवाले से इनको रशिया बैकअप दे रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक LPR है, जो कि एक ब्रेक अवे स्टेट है ईस्टर्न यूरोप से, और ये भी अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर कर चुके हैं। और 21 फ़रवरी 2022 में रशिया जो है वो UN का पहला ऐसा मेंबर है जो कि इन दोनों को रिकॉग्नाइज कर चुका है। तो दोस्तों, आप वाज़ेह तौर के ऊपर देख रहे हैं कि यूक्रेन के साथ इसके जो रिलेशंस हैं वो कैसे दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, ठीक है। मेन इशू सबसे ज़्यादा जो है, इसका बड़ा फ़ायदा जो है वो रशिया को हो रहा है, बराह रास्त तौर पर रशिया को हो रहा है, जो कि ये चाह रहा है कि वो ईस्टर्न यूरोप और पूरे यूरोपियन यूनियन के ऊपर अपना असर और रसूख बढ़ाए और अपनी जो फॉर्मर कॉलोनीज थी उनको दोबारा यूनाइट करके अपने सोवियत यूनियन जो है उसके ख्वाब को दोबारा वो पूरा करे। और इसके पीछे प्रेसिडेंट जो है वो पुतिन का हाथ है, ठीक है। वो पुतिन जो है वो अपनी पावर को मज़ीद तौर पर बढ़ाना चाहते हैं और वो अमेरिकन जो है वो आइडियोलॉजीज़ के अगेंस्ट जो है वो फ़िलहाल काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ 2014 में एक मिन्स्क एग्रीमेंट भी हुआ था, जो कि OSCE, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन अमंग यूरोप, यूक्रेन, रशिया और जो LPR और DPR के हेड्स हैं इनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, जिसके तहत जो है यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको ज़रा ठंडा करने की कोशिश की गई थी। और इस मुआहदे के अंदर जो है वो रशिया ने सिग्नेचर किए थे कि वो मज़ीद अपने टेरिटरीज जो है वो इसके अंदर नहीं बढ़ाएगा, यूक्रेन के अंदर नहीं बढ़ाएगा। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट जो है वो आज तक नहीं किया गया। दोस्तों, इम्प्लीमेंट इसको इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसमें रशिया के जो है वो जो बेनिफिट्स हैं वो इसमें ख़त्म हो जाने थे। इस वजह से रशिया ने जो है वो इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी सख्त शुरू कर दी और रशिया के ऊपर बम्बार्डमेंट्स वगैरह शुरू कर दी। अब रिसेंट एडवांसमेंट इसमें हम देखते हैं कि क्या होने जा रही हैं। रिसेंट एडवांसमेंट जो हैं, रशिया ने फ़िलहाल जो है वो दोनबस के एरिया को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लिया है, जो कि इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक है, ठीक है। और इसके साथ साथ वो इजियम के साउथ की तरफ मज़ीद बढ़ रहा है और
अपनी बम्बार्डमेंट्स वगैरह कर रहा है, जिसको यूक्रेनियन ट्रूप्स जो है वो बहुत ज़्यादा इसको रेजिस्टेंस कर रही हैं इस वक्त, और लिहाजा इनमें जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब रशिया का मेन इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? रशिया का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो एक लैंड कॉरिडोर जो है वो बना दे क्राइमिया और दोम्बस के बिटवीन में, उनके दरमियान में एक लैंड कॉरिडोर बना दे, जिससे रशिया जो है वो अपनी टेरिटरी को मज़ीद मजबूत कर सके यूक्रेन के अंदर। दोस्तों ये इशू जो है ये यूरोप के अंदर, यूरोप के साथ साथ जो है वो पूरी वर्ल्ड को जो है वो इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि रशिया इस वक्त एक सेकंड सुपर पावर है, सेकंड मोस्ट सुपर पावर है, जिसका सबसे ज़्यादा डिफेंस सिस्टम, जिसकी इकोनॉमी, जिसका ऑयल जो है वो पूरी दुनिया में जाता है। तो जैसे जैसे यूरोपियन सैंक्शंस, अमेरिकन सैंक्शंस इसके ऊपर बढ़ेंगी, वैसे वैसे ये इशू जो है ये और पावर जो है वो गेन करेगा, और जो है इसके हालात जो है वो मज़ीद ख़राब तर होंगे। असल में दोस्तों इशू ये है कि जब भी कभी कोई कंट्री जो है वो पावर में आता है, तो वो अपनी ऐसे ही जो कॉलोनीज़ होती हैं, जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं, उनके ऊपर अपना असर और रसूख बढ़ाना शुरू कर देता है, और उनको अलहदगी की तरफ और उनको इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाना शुरू कर देता है, ताकि उसके ऊपर, उन कंट्रीज़ के ऊपर इसका अपना असर और रसूख बढ़े, और उस कंट्री के जो छोटे कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं इनके ऊपर इसका होल्ड हो जाए, ताकि दुनिया में वो पावर गेन कर सके। ये टोटली गेम जो है दोस्तों पावर के लिए की जा रही है इस वक्त भी। ठीक है, पुतिन जो है वो खुद को अमेरिका से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और इनके जो एलाइज़ हैं इस वक्त इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर कम्प्लीटली कंट्रोल हासिल कर ले। दोस्तों इस बारे में आपको ये भी बताता चलूँ कि ताहाल जो है वो यूरोप का इसके ऊपर क्या रिस्पांस है। अगर यूरोप के रिस्पांस की बात की जाए तो फ़िलहाल यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी है वो इस वक्त फ्रांस के पास है, और इस वक्त एमानुएल मैक्रोन जो है वो इसको हेड कर रहे हैं, जो कि इस मामले में बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वो पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन जो है उसको यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो रशियन के अगेंस्ट जा सकें और कोई स्टेप रेज कर सकें। दोस्तों इसी यूरोपियन यूनियन में एक बहुत अहम मुल्क जो है वो जर्मनी भी है, जो कि पहले रशिया का सपोर्टर भी था। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो फिर ये फ्रांस के साथ इसने अपना एलाई कर लिया, जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 में हमने देखा दोस्तों। ठीक है, तो अब जो है एंजेला मार्केल के बाद जो इनके नए चांसलर आए हैं वो इस मामले में ताहाल थोड़े से सुस्त नज़र आते हैं। ये है कि उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ जो है और अपनी जो मुआहदात हैं वो रशिया के साथ कम कर दिए हैं, उसके साथ अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम कर दी है, लेकिन फिर भी वो इस मामले में बहुत स्लो नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रांस। फ्रांस जो है वो इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ यूक्रेन के तौर पर सामने आ रहा है, और वो ये चाह रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो जो यूक्रेनियन ट्रूप्स हैं वो रशियन ट्रूप्स को वहाँ से निकाल बाहर करें। वो नेटो की मदद से जो है वो इसकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये फिल वक्त की सिचुएशन थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नए से नए इश्यूज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।